वेलकम फ्रेंड टू असर एजुकेशन। आपके जैसे ही दोस्त हैं जो हमारा वीडियो लगातार देखते हैं दोस्तों, और उन्होंने हमें कहा था कमेंट में, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि रजक राजा हर्षवर्धन के ऊपर वीडियो लाने के लिए। तो देखिए, रजक थे, रजक समाज से हर्षवर्धन का संबंध है, वो बहुत बड़े एक तबके हैं देश में। हमारा सनातन हिंदू परंपरा के मानने वाला एक बहुत बड़ा तबका है जो रजक समाज से बिलोंग करते हैं, और उनका मानना है कि हर्षवर्धन राजा जो थे वो रजक समाज से थे। मान लेते हैं कि रजक समाज से ही हर्षवर्धन राजा थे, ठीक है, क्योंकि उनका विश्वास है, आस्था और विश्वास जो होता है उसका कोई सबूत भी नहीं मांगा जा सकता है। जो भी हो, हर्षवर्धन एक महान प्रतापी राजा यदि कहें, और सनातन हिंदू परंपरा में यदि आप विश्वास रखते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी जाति से हो, क्यों ना हो, लेकिन राजा हर्षवर्धन का जो योगदान है सनातन हिंदू परंपरा में, वो शायद हम कहेंगे कि किन्हीं और राजाओं के का योगदान उतना अधिक नहीं था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक बालक जो महज 16 वर्षों की आयु में उनके अपने पिता और भाई के बाद जो है, जब उनको राजगद्दी संभालना पड़ा, तो किस प्रकार से उन्होंने न केवल अपना जान भी बचाया, अपने राजघराने को भी संरक्षित किया, और अपने धर्म आस्था के लिए भी बहुत सारे काम किए। आप प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, देखे होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन शायद लोग नहीं जानते होंगे कि कौन से राजा जो हैं महाकुंभ को स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ का जो प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा था, उसका स्टार्टिंग भी शायद इतिहास में, और बाणभट्ट का, उसके बाद हुनसांग का, और भी हम कई ऐसे स्रोत से यह जानकारी आपको मिल जाएगा कि उनके शासन काल में ही जो है वो महाकुंभ का भी स्टार्टिंग हुआ था। अब जब हम हर्षवर्धन के चरित्र के विषय में बात करते हैं, तो इतना कुछ कहने के लिए है कि शायद समय और वीडियो छोटा पड़ जाएगा दोस्तों, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग भी नहीं कर पाया अपने वीडियो को के लिए। तो आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी जो होते हैं वह हमारे सभी जो सनातन हिंदू परंपरा के विश्वास रखने वाले हैं, बुद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, जैन धर्म में विश्वास रखने वाले, और जो कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज जो राजा हर्षवर्धन की कहानी को, हिस्ट्री है, हम कहानी कह रहे हैं लेकिन यह हिस्ट्री है, और इसके विषय में कहा जाता है दोस्तों कि हर्षवर्धन जो है वो एक ऐसे राजा थे जो बहुत बड़े शिव भगवान के भक्त थे। वो माता पार्वती के जीवन को लेकर जो है नाटक भी लिखे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या एक राजा नाटककार हो सकता है? क्या नाटक? तो यस दोस्तों, हर्षवर्धन यही हमें पूरे चरित्र में देखिए कि एक 16 साल का महज बालक जो है किस प्रकार से अपने पिता के देहांत के बाद उनका जो है वो देहांत नहीं, उनको जो है वो मर्डर किया गया था। उनके भाई का भी, राजवर्धन का भी कत्ल हुआ था जो थानेश्वर के शासक थे। उसके बाद उनको जब यह राजगद्दी संभालने का जो है वो दुर्भाग्यवश अवसर मिला, तो वो अपने जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, और फिर भी वहाँ उन ऐसे बालक के, टीनेजर, महज जो है 16 साल का उम्र बहुत कम होता है। शायद आपको यह सोचना चाहिए कि आप कमेंट में बताइए कि आपकी उम्र कितना है दोस्तों। और 16 साल की उम्र में यदि आपको इस तरीके के काम दे दिया जाता, किसी को भी दे दिया जाता, हमें भी दे दिया जाता किसी को भी, तो शायद वो काम तो नहीं हो पाता जो हर्षवर्धन ने कर दिखाया था। तो हर्षवर्धन के जीवन को हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से जो है, देख रहे हैं यहाँ पे, काम रूप से लेकर जो है नर्मदा दक्षिण तक फैला हुआ था, और सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब को छोड़कर उन्होंने पूरे एक प्रांत को जो है अपने अधीन कर लिया था। और उस समय में भी यदि प्रजातांत्रिक मूल्यों की यदि शुरुआत कहें तो वो हर्षवर्धन ने ही किया था। इसके बाद कहने के लिए इसीलिए मैं कहा हूं कि बहुत कुछ है। हर्षवर्धन एक ऐसे कूटनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, जो जानते थे अपने, यदि उनका एक हमेशा स्ट्रैटेजी होता था, जो आज मोदी जी बार बार कहते हैं ना कि हमें गाली दो लेकिन देश को गाली नहीं दो, ठीक है। यह शायद मुझे लगता है यह डायलॉग जो है सूट करता था यदि 100% तो हर्षवर्धन पे, क्योंकि हर्षवर्धन ने
उनके अपने विरोधियों को भी ऐसा अवसर दिया कि भाई विरोधी हो लेकिन देश के लिए, देश के लिए, और जो एकत्र भारतवर्ष की वो उन्होंने कल्पना किया था। जो हमारा भारतवर्ष जो आज दिख रहा है आपको, और दुर्भाग्यवश 1947 में जो है वहां पे आपको बंटवारा भी कुछ हुआ, तो वह भी देखे हम लोग। लेकिन उनका एक जो संपूर्ण भारत है, विराट भारत, महाभारत, तो महान भारत का जो कल्पना था वो शायद से हर्षवर्धन ने ही किया था दोस्तों। मुझे तो यही पूर्ण रूप से लगता है कि क्योंकि उनके काम एक्शन में ही दिखता था कि वो अपने विरोधियों से भी संधि कर लेते थे, और संधि करने के बाद जो है अपने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है वो अपने में मिला लेते थे। और सबसे पहली बार हर्षवर्धन के समय में ही यह देखने को मिला कि दास प्रथा से लोगों को मुक्ति मिला। ठीक है, हम यह पढ़ेंगे तो शायद हमें लगता है कि आप उतना कुछ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ शायद वो इंटरेस्टेड होगा, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, जैसे कुछ हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर भी, क्योंकि हमने टेक्स्ट स्लाइड तो तैयार रखा है, और एआई का भी मदद ले रहा हूँ तो इसलिए। लेकिन मुझे जितना मालूम है शायद वो मुझे लगता है कि इसमें पूरी जानकारी यही होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है, एक हिस्टोरिकल फिगर थे हर्षवर्धन। बेसिकली explanations is given. Harshvardhan was a king of ancient India. An example, just like Mahatma Gandhi is a famous leader in Indian history, Harshvardhan was a famous king in the ancient time. That is very unique personality थे दोस्तों। 590 से 647 ईस्वी तक जो है उनका जो टाइम पीरियड था, देयर आर द ईयर व्हेन द हर्षवर्धन लिव्ड एंड रूल्ड। ओके, उनके जो एग्जाम्पल थे प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में, हिस्टोरिकल एरा का शुरुआत था। ठीक है, ये सब टेक्स्ट है पूरे, आप बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। यदि आप कहें तो हम इस टेक्स्ट को भी आपको बताएंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपने उसी फ्लो में जाने देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ा कम समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों, बाणभट्ट थे, ठीक है, या तो फिर हुनसांग हो, या फिर कोई उस समय के जो ज्यादा कहे तो इतिहासकार हो कोई ऐसे, उन सभी लोगों से इतना अच्छा ताल्लुक था हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन तो हुनसांग जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे वो 8 साल तक हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे, और वो अपने आप को मित्र बताते थे। और उनको ऐसा लगता था कि हर्षवर्धन जो है, क्योंकि हुनसांग खुद बुद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी थे, तो हुनसांग को लगता था कि हर्षवर्धन इतने सहिष्णु हैं कि हमें शायद बुद्ध धर्म के जो है वो फैलाव में हर्षवर्धन ने बहुत प्रचार प्रसार भी किए। तो मैंने पहले ही बताया, हर्षवर्धन सभी धर्मों के उतनी ही आदर और सम्मान देते थे जितना कि अपने धर्म को देते थे। और बुद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, यह सब तो हमारा ही धर्म है। ठीक है, हम लोग ही तो पालन करते हैं बुद्ध धर्म को। जो बुद्ध धर्म को मानते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को भी मानते हो, ऐसा शायद हो या ना हो, लेकिन जो हिंदू धर्म मानते हैं वो तो बुद्ध धर्म को मानते ही मानते हैं। मेरा तो ऐसा मुझे लगता है अपने आप से देख के। ठीक है, चीनी यात्री हुनच्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथ में भी प्राप्त, राजतरंगिणी में भी जो है, और 2 ताम्रपत्र मगध से प्राप्त हुआ था, उससे भी यह इतिहास उनके लिए झलकता है दोस्तों। जो उनकी स्ट्रैटेजी था वो तो हमने पहले ही बताया कि किस प्रकार से अपने दुश्मनों से भी संधि करते थे, और दास प्रथा का मुक्ति, यदि हम डेमोक्रेटिक वैल्यू के आधार पर हर्षवर्धन की जो वर्किंग प्रिंसिपल था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको समझे, तो हमें समझ में आता है कि हर्षवर्धन का डेमोक्रेसी का एक नींव डालना यदि कहें तो हर्षवर्धन ने डाला था। क्योंकि उन्होंने ही दास प्रथा से मुक्त कर दिया था, सती प्रथा को बंधित कर दिया था, बैन कर दिया था पूरी तरीके से, और उनके राज्य में कोई दास नहीं होता था, और कोई ऐसा ड्यूटी, हेवी ड्यूटी लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं था। लोग वहीं से वहां तक, हर्षवर्धन के काल तक ऐसा था, और हर्षवर्धन के काल में भी ऐसा था कि वहां पे आपको देख, उनके एक बहन भी थी दोस्तों, ठीक है, उनके विषय में भी थोड़ा होगा तो मैं बात करूंगा, जिसका बहुत अच्छा नाम था, कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, लेकिन जो लोग थे उनके
किंगडम में जीने वाले जो लोग थे, ठीक है, उन पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं था कि आपको इस प्रकार से जीना है, इस प्रकार से नहीं जीना है, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम था। तो आज हम कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेटिक वैल्यू जो हम लोगों के अंदर है कि हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग अपने को सुनते हैं लेकिन दूसरे को भी सुनने का मौका देते हैं, ठीक है। तो यह सब कहीं न कहीं हर्षवर्धन से आया था। दोस्तों, इनका शासन प्रबंधन जो था, जैसे कि अवंतिक जो युद्ध और शांति का मंत्री होते थे, उन्हें अवंती कहा जाता था। सिंहनाद कहा जाता था, जो हर्ष के सेना के महासेनापति होते थे, उन्हें सिंहनाद से सम्मानित किया जाता था। क्या है, कुनंतल जो होते थे, वो अश्व सेना का प्रमुख अधिकारी होते थे। वहीं पे स्कंद गुप्त जो होते थे, वो हस्ती सेना का प्रमुख अधिकारी होते थे। भंडी कहा जाता था प्रधान सचिव को। लोकपाल जो नाम था, वो प्रशासनिक शासक को कहा जाता था। तो आई होप सो कि दोस्तों आप हर्षवर्धन के चरित्र के विषय में थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे। और यह वीडियो यदि हम पूरे स्पष्टीकरण के साथ उनके ऊपर बनाएं तो बहुत ही लंबा होगा दोस्तों, ठीक है। उत्तर भारत के विशाल हिस्से पर राज्य किया था। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार किया था और हाँ, कहा जाता था इनके सेना में लाखों की संख्या में सैनिक थे और लगभग जो है वो हजारों की संख्या में तो उन्होंने ये यहाँ पे देखिए 60,000 से अधिक हाथियों को रखा था, ठीक है। 1 लाख से अधिक सैनिक थे और जो कि जिनमें 60,000 से अधिक जो है वो हाथी इनके सेना में शामिल थे। यह बात भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे यदि हम देखें, देखिए फॉरेन अफेयर्स की बात होता है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, तो फॉरेन अफेयर्स के भी दोस्तों कहा जाता है। एक एक ऐसा पर्सनैलिटी था ना हर्षवर्धन दोस्तों, कि बिल्कुल 360 था, ठीक है। उनके पास जो है वो काव्य का रचना भी करते थे, संगीतकार भी थे, बीना भी बजाते थे, बहुत ही बेहतर बीना बजाते थे। कवि थे, कविता लिखते थे। उसके बाद यदि हम हर्षवर्धन के चरित्र को देखें तो वो एक ऐसे मतलब स्ट्रैटेजी मेकर थे जो अपने विरोधियों को बिना युद्ध के भी अपने राज्य में मिला लेते थे। उसके बाद यदि फॉरेन अफेयर्स की बात करें ना दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर को समझने का कहा जाता है कि हुनसांग तो स्वयं और उनको जो है लेखक मानते थे। हुनसांग स्वयं उनको जो है वो कहते थे कि यह एक जो है वो जो इतिहासकार है। तो जो काम सबको लगता था कि ये बंदा मेरे जैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फॉरेन अफेयर्स की बात जो आता है वो सीखने लायक है। चीन के साथ बेहतर संबंध था 21वीं सदी में। आज जहां भारत और चीन जैसे उभरते हुए देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ते नजर आते हैं, कभी कभी अच्छा भी है, बहुत अच्छा सुधरा भी है हमारा, क्योंकि विचारधारा में स्पष्टीकरण आया है। तो राजनीतिक जो संबंध होते हैं वो भी सुधरते हैं कहीं ना कहीं। वहीं 7वीं सदी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पर ही दोनों देशों के बीच में, कहा जाता है दोस्तों चीन और हिंदुस्तान के बीच में एक 7वीं सदी में इतना बेहतर और मधुर संबंध था जो शायद आज नहीं है। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हुनसांग हर्ष के राज दरबार में लगभग 8 साल तक दोस्त की तरह रहे थे। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानने को मिला होगा। यदि और भी आप कुछ जानना चाहते हैं हर्षवर्धन के जीवन से के रिगार्डिंग, तो हमें कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो और इस तरीके के वीडियो पाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना वैल्यूएबल कमेंट पेश कीजिए। आपको हर्षवर्धन के विषय में क्या जानकारी वो है जो दुनिया नहीं जानता है, या दुनिया जानता भी है, आप क्या जानते हैं हर्षवर्धन के लिए, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यह वीडियो यदि इंपॉर्टेंट लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ज्ञान की इस यात्रा में आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।